हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बच्चों आप बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों यहां पर हम 10 सेलेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ्स के लिए। और बच्चों इससे पहले हमने टेस्ट जो है मॉक टेस्ट 1 से लेकर 4 तक बताए हैं। आप चाहे तो मेरे वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चंस को आप मिस मत करें। हम डेली आपके लिए प्रैक्टिस करवाते हैं 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, ताकि आपके जो मैथ्स में 20 क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू के, वो आप आसानी से कर सकें। तो चलिए बच्चों, आज हम यहाँ स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ्स का टेस्ट नंबर 5। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है उसके बारे में जानते हैं पहले। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हमसे बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि इसकी डिग्री क्या होने वाली है। तो आपको पता है डिग्री की एक डेफिनेशन होती है, कोई भी अगर पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री निकालने का एक सिंपल सा फंडा होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड अ डिग्री। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी वेरिएबल है जैसे एक्स है, वाई है, जो भी है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। लेकिन वो पॉलिनोमियल होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री मैक्सिमम हम एक्स की देख सकते हैं वो 2 है। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो 2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो याद रखिएगा बच्चों, हाईएस्ट पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही जानदार और शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। बोर्ड एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या आप बता सकते हैं बच्चों इसमें से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा होगा। देखिए बच्चों, सिंपल सा फंडा है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आप मैच कर लीजिए ये कहाँ लिखा हुआ है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस बच्चों ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी आपको ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। ठीक है, जैसे ही हमें पहला करेक्ट आंसर मिलेगा हम बाकी ऑप्शन को नहीं देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। देख सकते हैं अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूरे क्वेश्चन को पहले अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, देन तब उसको हम लोग अच्छे से लगा पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी ऑन अ सर्किल विद सेंटर ओ इज। आपसे क्या पूछा गया है बच्चों कि ये तो सर्किल का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो कह रहा है एक सर्किल है आपके पास बच्चों, इस तरह से एक सर्किल आप बना लीजिए। लेंथ ऑफ द टेंजेंट पूछा गया है जो कि कहाँ से है, एक्सटर्नल पॉइंट पी से है। तो कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट पी ले लेंगे बच्चों और वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्किल के लिए। तो ये देख सकते हैं जिसका सेंटर बच्चों क्या है, ओ है, देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ओ को पी से ज्वाइन कर देना है, देन ओ को हम यहाँ पे कोई पॉइंट ए मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको पता है कि जो सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस से जब मिलाया जाता है तो वो रेडियस हो जाती है बच्चों। तो इसको हम लोग रेडियस आर कहते हैं। क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो बच्चों एक बात हम आपको बता दें कि ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। जो टेंजेंट से रेडियस वाला जो लाइन होती है वो एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, हाइपोटेन्यूज होता है। और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, ये ध्यान रखिएगा। ओपी हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, तीनों साइड मतलब ट्राइंगल के तीनों साइड में से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है ये समझते हैं। ऑलवेज ग्रेटर देन ओपी, कौन, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अब लेंथ ऑफ द टेंजेंट से कंपैरिजन करना है तो भैया लेंथ ऑफ द टेंजेंट आपका क्या है बच्चों, एपी है। ठीक है, ये वाली लाइन एपी है, तो एपी जो होगा वो हमेशा ओपी से छोटा ही रहेगा भाई, जाहिर सी बात है। ठीक है, क्योंकि इसके सामने आपका ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के सामने जो साइड आती है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये ओपी हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा एपी से। तो ऑलवेज ग्रेटर देन ओपी, यस राइट, ये आपका आंसर होगा बच्चों की जो एपी है वो ओपी से तो छोटा रहेगा, यानी ऑलवेज ग्रेटर देन ओपी। सॉरी, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ये ऑप्शन नहीं होगा बच्चों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑलवेज ग्रेटर देन बोला है। कौन है ग्रेटर देन, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, जबकि यहाँ लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो है वो लेस देन है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा बच्चों, ऑलवेज लेस देन ओपी, ऑलवेज लेस देन ओपी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पे बोला है इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इज इंक्रीजिंग देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों कि कोई टावर है, ये हमने टावर बनाया, ये इसका शैडो है बच्चों टावर का। वो कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इज इंक्रीजिंग, क्या कर रहा है ये शैडो इसका अगर इंक्रीज कर रहा है देन द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। मान लीजिए पहले शैडो आपका यहाँ तक था बच्चों, ठीक है, तो आपका एंगल ऐसे बन रहा था, फिर शैडो कह रहा है कि इंक्रीज कर दिया गया तो फिर आपका एंगल यहाँ से बनेगा। आप खुद समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम इधर की ओर जाते हैं एंगल मेरा क्या होता है, इंक्रीज होता है, एंगल हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा जैसे जैसे, क्योंकि भाई देखिए ये 90 डिग्री होता है, इससे दूर जाने पर एंगल कम होता जाएगा और इसके दूर जाने पर एंगल कम होगा, इसके पास आने पर एंगल बढ़ेगा। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या बोला गया है, लेंथ ऑफ द शैडो जो होगा वो इंक्रीज कर रहा है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन सन का क्या होगा, वो आपका डिक्रीज करेगा। बच्चों अगर आप शैडो को इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब है एंगल आपका कम होता जाएगा, क्योंकि आप दूर होते जाएंगे, आप इससे टावर से क्या होते जा रहे हो, दूर होते जा रहे हो, तो आपका एंगल कम हो जाएगा यानी डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अगला। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन लाइन्स विल बी। अब एक बात बताइए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आप जानते हैं बच्चों, बहुत अच्छे से जानते हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 होता है। दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 होता है। अब ये इक्वेशन कह रहा है कि कंसिस्टेंट कब होगा, कंसिस्टेंट तब होगा बच्चों जब ये इंटरसेक्टिंग होगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग से एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है ना बच्चों। अच्छा, दूसरा ये होता है जब लाइन एक दूसरे पर कोइंसिडेंट हो जाएगा, मान लीजिए ये दोनों लाइन सेम है तो एक दूसरे पे लाई कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, कर जाएगा। तो इंटरसेक्टिंग होने पर और कोइंसिडेंट होने पर ये हमारे क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। और जबकि लाइन अगर पैरेलल है, मान लीजिए आपकी ये इक्वेशन है, मान लीजिए ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है दूसरी इक्वेशन ये, दोनों लाइन अगर पैरेलल है एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगे तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, तो ये हमारा इनकंसिस्टेंट होगा, ये हमारा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। और आपसे पूछा गया है कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट होने की कंडीशन क्या हमने बताई है, क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, देन कोइंसिडेंट होना चाहिए, एक पर दूसरा लाई कर जाना चाहिए। तो दो सिचुएशन में आ रहा है, तो चलिए देखते हैं कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। ऑप्शन ए में पैरेलल दिया, ये तो नहीं हो सकता, ऑलवेज कोइंसिडेंट गलत है। ऑप्शन सी देखिए आ गया बच्चों, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, मिल गया कि नहीं मिल गया, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया है आपके पास, देख सकते हैं आपके पास ये जबरदस्त क्वेश्चन आ गया है। द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7 हैज़। आपसे पूछा जा रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें बोल रहा है कि आपको बताना है कि इक्वेशन ये किस टाइप का बिहेव करेगा, वन सॉल्यूशन जैसा करेगा, टू सॉल्यूशन या इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। तो बच्चों आप देख सकते हैं, आप इसको ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, और जब y 0 बोलता है तो बच्चों इसका मतलब है x की लाइन है, x की लाइन जब होती है ना तो उस पर y चलता नहीं है, तो y इज इक्वल टू 0 बोल दिया गया। y इज इक्वल टू -7, तो बच्चों आप समझ सकते हैं -7 आपको कहाँ चलना है, y इज इक्वल टू -7, तो ये देखिए x पर आपको -7 डिस्टेंस चलना है, तो मतलब सॉरी y पर, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे आएंगे, जो y की लाइन होगी -7 वो x के पैरेलल होगी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू आपका -7, तो क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, क्या नहीं कर रही है, तो बच्चों इसका मतलब इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, नो सॉल्यूशन, यानी कि आपका ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा, ऑप्शन डी 6 का डी, क्योंकि बच्चों ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे और ना ही कोइंसिडेंट करेंगे, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन तो तब मिलता है ना जब एक दूसरे को इक्वेशन इंटरसेक्ट करे या फिर कोइंसिडेंट करे, नहीं आ रहा समझ में, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इफ cos 9 अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा एंड 9 अल्फा लेस देन 90 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ tan 5 अल्फा। तो बच्चों cos 9 अल्फा इज इक्वल टू जो sin अल्फा लिखा है, तो cos 9 अल्फा को हम लोग क्या लिखेंगे, ये देखिए, सॉरी इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, फिर से करते हैं। cos जो 9 अल्फा लिखा है बच्चों, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये समझिए पहले। cos 9 अल्फा को हम लिख सकते हैं sin
90 डिग्री माइनस का 9 अल्फ़ा। आप चाहे तो देख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस 9 अल्फ़ा आ जाएगा। देन इधर क्या चल रहा है, साइन अल्फ़ा, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा या कंपेरिजन करेंगे तो हट जाएगा। 90 डिग्री माइनस का 9 अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों 9 अल्फ़ा इसमें आके ऐड हो जाएगा, 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा बच्चों, अल्फ़ा हो जाएगा आपका 9 डिग्री, क्या हो जाएगा 9 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका 9 डिग्री आ रहा है, लेकिन आपको चाहिए बच्चों 10 5 अल्फ़ा। तो चलिए 10 5 अल्फ़ा निकालते हैं। 5 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो कितना आ जाएगा 9 5 जा 45 हो जाएगा बच्चों। और 10 45 का मान कितना होता है, जल्दी से बताइए, 1 होता है बच्चों, क्या होता है 1। तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है, आंसर होगा 1, क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या शानदार सवाल है, एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है बच्चों। हम फिर से आपसे कह रहे हैं कि ये जो 20 क्वेश्चन आते हैं ना एमसीक्यू के, बहुत तगड़े क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। आप इन 20 क्वेश्चन को अगर लगा लेंगे तो आपके 100 मार्क्स आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये ध्यान रखिएगा। और उसकी प्रैक्टिस हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है। इफ द नंबर्स हमारे 3 दिए गए हैं, n-2 4n-1 एंड 5n+2, ये तीनों नंबर्स हमारे एपी में है। देन द वैल्यू ऑफ n पूछा गया है बच्चों। तो आपको पता है ये मेरा T1 है, ये मेरा नंबर T1 है, ये T2 है और ये क्या है T3 है। तो बच्चों आपने एपी का एक रूल पढ़ा है कि उसके कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं। तो T2 में T1 को माइनस करने से उतना ही आएगा जितना ही T3 में T2 को करने से आएगा। इसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जो है दोनों का सेम रहता है, T2 माइनस T1 का और T3 माइनस T2 का, और आपस में इक्वल रहते हैं। तो T2 कितना है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4n-1 है, माइनस T1 कितना है n-2 है, बट ये बच्चों माइनस का अंदर इंटू करना पड़ेगा, तो -n+2 हो जाएगा। T3 आपके पास क्या है 5n+2 है, और माइनस T2 करेंगे तो बच्चों T2 हमारे पास 4n-1 है, जिसमें माइनस का इंटू होगा, तो माइनस का 4n प्लस का 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए बच्चों 4n और ये आपका 5n, ये 4n, ये सारे हम एक तरफ ले आएंगे। तो आप देख सकते हैं 4 इधर आके 4 आ जाएगा, तो 8n हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3n हो जाएगा, और 3n जब बचेगा तो उसमें ये -n और कम हो जाएगा, तो 2n बचेगा, कुल मिला के 2n बचेगा। और ये जो 2 है और ये आपका 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों राइट साइड में सेम साइन का है, वैल्यू 1 आएगी। तो और कुछ बचा है क्या यहाँ पे, जी हाँ बचा हुआ है, -1 बचा है बच्चों, इधर लाएंगे तो +1 यानी आ गया 2, तो 2 से 2 कट गया बच्चों, तो 1 आएगा, n की वैल्यू क्या आएगा 1। ऑप्शन ए करेक्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था बच्चों। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों। द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस इज। देखिए बच्चों सीधी सीधी बात है, आपको क्या बना लेना है, रोम्बस बना लेना है। रोम्बस आप समझ सकते हैं स्क्वायर टाइप का होता है, बट उसके हर एक एंगल जो होते हैं 90 डिग्री नहीं होते हैं, मतलब सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं, मतलब 90 डिग्री एंगल नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जबकि स्क्वायर में क्या होते हैं, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। रोम्बस में भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं और स्क्वायर में भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो रोम्बस में हमें क्या करना है, कह रहा है कि उसके डायगोनल्स जो हैं बच्चों वो हमें दिए गए हैं, ठीक है, वो 16 है और दूसरा क्या है 12 है। तो ये वाला हमारे पास 16 है और ये हमारे पास 12 है। बच्चों मैं एक रूल आपको बता दूं कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, वो इंटरसेक्टिंग करते हैं ईच अदर एट ए 90 डिग्री पर। कहाँ पे करते हैं 90 डिग्री पर। तो यानी ये पूरी लाइन हमारी 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 6, इसका हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं, तो ये 6 हो जाएगा। और ये वाली 16 है तो ये हमारा 8 हो जाएगा। तो ये देखिए राइट ट्राइंगल बन जाएगा, एक राइट ट्राइंगल बन जाएगा। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो ये वाली साइड आपको निकल जाएगी। आप ये राइट ट्राइंगल देख रहे हैं ना, ये राइट ट्राइंगल है बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाता है। तो 90 डिग्री होने की वजह से ये वाला एंगल, ठीक है, तो उसकी वजह से 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा बच्चों। अब इसमें लगा है पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है बच्चों 10। तो आपका आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन करेक्ट है। याद रखिएगा जब भी डायगोनल्स ऑफ रोम्बस दिया हो तो आपको क्या करना है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस के लिए सीधा सीधा एक तरीका है बच्चों, उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इंटरसेक्टिंग ईच अदर करते हैं एट ए 90 डिग्री पर। कितने पे, यहाँ पे देख सकते हैं 90 डिग्री पर। तो इसके सामने वाला ये जो होगा ना, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये जो साइड है बच्चों इंटरसेक्टिंग करते हैं इसलिए हाफ हाफ हो जाएंगे। ये आप मान लीजिए आपका हो जाएगा 6, ये 6 हो जाएगा। ये वाली साइड कितनी हो जाएगी आपकी
ये 6 हो जाएगा, और ये आपका 16 है तो ये 8 हो जाएगा। इनका स्क्वायर करेंगे तो जोड़ेंगे तो 100 आएगा, 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 आएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 10 नंबर। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ पी ए बाई 3, 4 इज द मिड पॉइंट है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। बच्चों आपके पास ये देखिए लाइन है हमारे पास, ठीक है, एक पॉइंट हमारा इसका आर है और एक क्यू है, तो ये आर लिख लिया हमने, ये क्यू लिख लिया। आर के कोऑर्डिनेट्स हैं -2,3 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं -6,5 और ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पी है और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं बच्चों a/3 और 4। अब आपको मिड पॉइंट का मैं फॉर्मूला बता दूं, x इज इक्वल टू क्या होता है, x1 + x2/2 होता है। अच्छा, y का भी फॉर्मूला होता है बच्चों, y1 + y2/2 होता है। तो आपको यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, a की। तो a किसमें यार, आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट होते हैं बच्चों ये x, y होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये x वाला लगाइए रूल, क्योंकि x में आ रहा है a/3, तो फॉर्मूला हो जाएगा a/3 इज इक्वल टू x1, यहाँ पे देखिए ये है, और x2 हमारा ये है। तो हम क्या लिखेंगे, a/3 तो आपने लिख लिया है, तो x1 -2 हो जाएगा, और फिर इधर -6 है तो प्लस नहीं लगेगा बच्चों क्योंकि माइनस हो गया, /2 तो -6। आप यहाँ देख सकते हैं a/3 इज इक्वल टू -8 और /2 हो जाएगा, काटेंगे तो -4 आ जाएगा, 4 में 3 का इंटू कर दीजिए तो -12 आएगा। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको ये दो फॉर्मूले यूज करने हैं। बट बच्चों मैं वाई का इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वाई वाले में ए नहीं था, ए हमारा जो था वो एक्स वाले में था, इसलिए हमको एक्स का ही फॉर्मूला पकड़ना है मिड पॉइंट के लिए। तो मिड पॉइंट के ये दो फॉर्मूले आपको इस क्वेश्चन के लिए याद रखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर बी -12 इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस कराई है बच्चों, और उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत ही बेहतर समझ में आए होंगे। आगे हम फिर आपके लिए टेस्ट नंबर 6 लेकर आएंगे। फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और पूरे एग्जाम की तैयारी हम लोग बहुत अच्छे से कराएंगे ताकि आपके जो 20 नंबर है ये भी पक्के हो जाए, और बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं या आ सकते हैं उसके बारे में भी हम पूरा विस्तार से आपको बताएंगे, और सारे क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। ओके, बाय।